अचानक आ गई हो मौत वक्त को जैसे। मुझे ज़िंदगी में हमेशा झूठ ही झूठ क्यों मिला? क्या मैं किसी सच के काबिल नहीं थी? टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। मौत तूफान की एक उभरती लहर, जिंदगी एक हवा का सन्नाटा, अश्क वीरान कहकशां का शहर, कह कहा एक उदास सन्नाटा। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। जिनकी अदाकारी किसी फिल्म में नकली होते हुए नकली नहीं लगती थी, वह हर रोल को ऐसे करती थी जैसे वो उन्हीं का रोल निभा रही हों, और उनका व्यक्तित्व बहुत संजीदा था। वो बहुत अच्छी शायरा थी, बहुत अच्छी नज़्म लिखती थी, और अभिनय तो लाजवाब। जिनकी रूह की गहरी तहों में एक असीम दर्द और अथाह प्यास छिपी है, जो उनकी पाकीज़ा मुस्कुराहटों के छिपाए भी नहीं छिपती। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। महजबी, मीना कुमारी, नाज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बात को कहाँ से शुरू करूँ। आप सोचिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं, मुझे मालूम है बहुत सवाल उठेंगे मेरी चीज़ों पे, जैसे पहले भी उठे थे। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत इन चीज़ों को खोजा। लोगों की फरमाइश थी, 3 फरमाइशें आई थी मेरे पास कि एक मीना कुमारी, एक मीराबाई और एक प्रेमचंद पर बात कहूँ। तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी भी पड़ती हैं। हालांकि मीना कुमारी को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ा है, पर मैं इतना साहस नहीं जुटा पा रही थी। पर बहुत सी चीज़ें हैं। पर फिर मैंने देखा कि इतिहास को हम मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इतिहास एक व्यक्ति को मिला जिस समय वो ज़िंदा था। फिर जब वो व्यक्ति जो लिख के गया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने उस इतिहास को पुनः लिखा, तो उसमें थोड़ा सा फिक्शन डाल दिया। फिर उसके बाद उसने किसी तीसरे ने पुनः लिखा, तो उसने थोड़ा फिक्शन डाल दिया। तो हम मान के चलते हैं इतिहास में 50% फिक्शन भी होता है। पर मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ये हैं नरेंद्र राजगुरु जी, क्योंकि वो मीना कुमारी के साथ पूरे समय सेट पे रहते थे, और उनके साथ अक्सर वो जर्नलिस्ट थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, और उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। उनके दोस्त भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं ये किताब जब तक नहीं निकालूंगा, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ कि ये सारी चीज़ें सच्ची हैं। तो उन्होंने 2004 में ये पुस्तक भी निकाली थी, और मैं और भी किताबें हैं और भी सोर्सेज हैं मेरे, जिनके ज़रिए मैंने पता किया। तो ये है कि हम कहाँ से शुरू करें, ये बात हम नहीं कह पाते, क्योंकि मीना कुमारी को जहाँ से शुरू किया जाए आप वहीं से सुनने लग जाएंगे। तो बात यह है कि हम यहाँ से करते हैं कि पाकीज़ा उनकी आखिरी फिल्म बनी थी, और ये भी हकीकत है कि वह अपने पूरे फ़न के साथ उसमें मौजूद थी, और जबकि कमाल और मीना के बीच मनमुटाव चल रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले दिनों वह इसी इंतज़ार में जीती रही थी कि किस तरह से उन्हें पाकीज़ा पूरी करनी है। पहली फिल्म उनकी एक ही भूल से, जिसमें उन्होंने वयस्क का रोल किया था, उन्होंने अपने जीवन की अभिनय की शुरुआत की थी। 4 वर्ष की आयु में उनके माता पिता नन्ही महजबी को बेबी मीना बनाकर ले आए। उन्होंने बड़ी अनिच्छा से अभिनय करना शुरू किया। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध कमाल अमरोही से विवाह किया। करीब 13 वर्ष की गृहस्थ जीवन बिताने के बाद अचानक ही वो कमाल को छोड़कर चली गई और उनके पास कभी नहीं लौटी। असाधारण अभिनेत्री होने के साथ मीना को साहित्य में भी बड़ी अभिरुचि थी, विशेष रूप से शायरी की। स्वयं भी गज़लों की रचनाएं किया करती थी, बेहद भावुक थी, लोगों की बहुत मदद किया करती थी। डॉक्टरों के आदेशों के विरुद्ध जाकर जर्दा, पान और मदिरा का सेवन करती थी।
सबसे पहली एक बात कि कमाल से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी कि एक बार उनकी एक्टिंग के समय जब वो पीक पे थी, उनकी एक्सीडेंट में एक उंगली कट गई और वो कहीं, शायद मेरे ख्याल से मैंने ये वाक़या पढ़ा है कि वो पूना में कहीं थी, शायद किसी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक उंगली है, मैंने तो अपना पूरा जिस्म ही फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया है। और उस समय उनकी देखभाल कमाल अमरोही ने की थी, जिससे वो लोग नज़दीक आए थे। आज कौन नहीं जानता कि मीना कुमारी ने कभी दौलत की परवाह नहीं की। दौलत उसके दुपट्टे में थी, वो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने छीन ली। अब मीना कुमारी को हमेशा से, क्योंकि मीना कुमारी बहुत गरीब घर से आई थी, इतनी कमी थी पैसे की, इतनी तंगी थी, पर उनके मन में कसक उठती थी एक भाई उनके पास होना चाहिए। तो अचानक उन्हीं दिनों एक जाना पहचाना लोकप्रिय अभिनेता अपनी शानदार चमकीली कार में उनकी चौल में आया और उसे उठा ले गया और वो सदा के लिए मोतीलाल की बहन बन गई। जी हाँ, मैं प्रसिद्ध मोतीलाल की बात कर रही हूँ। अब वो कहती हैं कि हर साल मैं थाली लेकर राखी और तिलक नहीं लगाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता भाई बहन का नहीं रहा। तो घर आने वाले को वो अपने से पता है क्या दिखाती थी? पत्थर के टुकड़े। वो जगह जगह जाती थी और पत्थरों के टुकड़ों को जमा करती थी और उनका मतलब चमकीले होते थे वे पत्थर, और हर किसी का नाम रखती थी। और आप देखिए, समाज की चिंता किए बगैर फूल और पत्थर फिल्म का नाम उन्हीं का दिया हुआ है। धर्मेंद्र इस फिल्म के बिल्कुल जवान और पहली फिल्म थी उनकी, उसके नायक थे। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अल्हड़ नवयौवना, बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका, साहब बीबी और गुलाम की सामंतीय अत्याचार व रूढ़िवादी परंपरा की निष्ठुर यातनाएं सहने वाली बहू, शारदा की ममतामयी माँ और पाकीजा की साहिबजान, अभिनय की प्रतिमूर्ति, आदर्श अभिनेत्री मीना कुमारी को कौन नहीं जानता। वे 32 वर्षों तक फिल्मों में छाई रहीं। 1 अगस्त 1932 को जन्मी और आर्थिक विषमता में पली इस हीरोइन का मात्र 8 साल की उम्र में फिल्मों में पदार्पण हुआ और सबसे पहले शुरुआत उन्होंने अपनी आवाज़ से की। उन्होंने कई गज़लें और गीत जो है अपनी आवाज़ में गाए हैं। उनका उपनाम नाज था, जिससे वो शेर लिखा करती थी। सन 1947 में बनी पिया घर राजा के सभी गीत मीना जी ने गाए हैं। मीना जी की पहली फिल्म बच्चों का खेल थी, जो 1940 में बनी थी। फिर 1952 में बैजू बावरा बनी थी, जिसमें भारत भूषण के साथ उन्होंने काम किया था और वो फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हुई थी। परिणीता, साहब बीबी, गुलाम, काजल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड भी मिले थे। वो एक पंक्ति को याद करते हुए कहती हैं, हम तो वे लाश हैं जिसकी कब्र हमेशा खुली पड़ी रहती है। पाकीजा की साहिब जान के कष्ट का अंदाज़ा लगाइए। फिल्म दुश्मन की उस गंभीर विधवा को याद कीजिए जिसकी मुस्कुराहटों के पीछे एक पीड़ा है। मीना जी का कमाल अमरोही से वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा। दोनों बाद में अलग हो गए। मीना जी को बच्चों से बड़ा लगाव था, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। सावन कुमार जो बहुत फेमस फिल्मकार थे, उनका दिल रखने के लिए उन्होंने गोमती के किनारे में काफ़ी बुरी हालत में उन्होंने काम किया था और उनकी रुपये पैसों से भी सहायता की थी। हालांकि उस समय बहुत शराब पीने लग गई थी और खून की उल्टियाँ तो उनके लिए आम बात हो गई थी। जर्नलिस्ट हमारे लेखक पूछते हैं उनसे कि आपकी नज़र में प्यार क्या है। मीना कहती हैं, जूड़ा बांधते हुए उनके हाथ रुक गए और उन्होंने कहा, प्यार, अल्लाह जाने प्यार क्या है। नहीं, खुदा के वास्ते सवाल मुझसे मत पूछे। और उन्होंने गर्दन घुमा ली और वो चली गई। पाकीजा के निर्माण के दिनों में लेखक ने उनके चेहरे पे एक अजीब सा संतोष देखा, चमक देखी, क्योंकि वो किसी भी तरह से कमाल अमरोही की मदद करना चाहती थी, जो बहुत नुकसान में चल रहे थे, और वह हिसाब चुकता करके ही खुदा के पास जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी सोच भरी ख़ास आवाज़ में एक शेर भी सुनाया था। हर नए ज़ख्म पे अब रूह बिलख उठती है, होंठ कर हंस भी पड़े तो आँख छलक उठती है। ज़िंदगी एक बिखरता हुआ दर्दाना है, ऐसा लगता है कि अब ख़त्म सा अफसाना है। मीना जी को अपनी मौत का एहसास पहले से हो गया था। कमाल अमरोही से उनकी पहचान का भी वाक़या बड़ा ज़ोरदार है। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने 2 कॉमेडी की फिल्मों में भी काम किया, जैसे इल्ज़ाम और आज़ाद में उन्होंने हास्य रस भी बिखेरा है।
लेकिन पाकीज़ा की शूटिंग के बाद दोनों फिर से निकट आ गए थे। कमाल अमरोही और मीना अलग हो चुके थे। आखिरी दिनों में वे दोनों करीब आ गए थे। आपसी प्यार में वे लोग एक दूसरे को चंदन और मंजू कहा करते थे। कमाल के अनुसार मौत के समय मीना के अंतिम शब्द थे कि मैं अब और ज़िंदा नहीं रहूँगी, आखिरी घड़ी मैं तुम्हारी बाहों में गुजारना चाहती हूँ। महज़बी की माँ इकबाल एक उर्दू साहित्यिक परिवार की बेटी थी। उर्दू साहित्य में उनकी रुचि थी, शायद इसी वजह से मीना जी की भी उर्दू बहुत अच्छी थी। उनके पिता जनाब शाकिर मेरठी अपने वक्त के ख्याति प्राप्त कहानीकार, शायर और साहित्यकार थे। बच्चों के लिए वो विशेष रूप में एक नए अंदाज में कहानी लिखा करते थे। फिर उसके बाद 1949 में अशोक कुमार ने मीना कुमारी को अपनी फिल्म तमाशा के लिए अनुबंधित किया। एक अखबार में 1949 के आखिरी दिन है जब कमाल अमरोही की तस्वीर छपी थी तो जवान उमंगों ने करवट ली और फिर उस तस्वीर की वो दीवानी हो गई। और एक दिन कमाल अमरोही खुद मीना कुमारी के पास किसी पिक्चर अनारकली का प्रपोज़ल लेकर पहुँचे। मीना कुमारी ने तुरंत हाँ कह दिया। इसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके बाद अनारकली किसी वजह से नहीं बन पाई। मीना चाहती थी कि वो अपना काम भी करती रहें और शादी उन्होंने पहले छुपा के की। कमाल अमरोही और मीना की शादी जो है 24 मई 1952 के समय में हुई। फिर उसके बाद मीना कुमारी ने केदार शर्मा के साथ फिल्म एक दुनिया एक सराय में काम किया। केदार शर्मा ने फिल्म काजल में एक डायलॉग उनसे लिखा था कि औरत और धरती एक समान है, मानो कितना कुछ अपने सीने में लिए बैठी है। जब डायलॉग ये उन्होंने मीना कुमारी के सामने दोहराया तो वो चिढ़ गई और उन्होंने कहा, आप बार बार ये कहते हैं कि औरत और धरती एक समान है, लेकिन मैं कहती हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। औरत सहनशील होती है और हर अत्याचार, हर अन्याय को सहन कर लेती है, जबकि धरती कभी सहनशील नहीं रहती। उसमें भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, वह अत्याचार का प्रतिकार करती है। मीना कुमारी जी ने फिर काफ़ी फिल्मों में काम किया, जैसे फरजंदे वतन, बिछड़े बालम, बदलते फैशन, दिल एक मंदिर, साहिब बीबी और गुलाम। नम्रता और सलीका मीना कुमारी को बहुत प्रिय थे। वो किसी से झगड़ा नहीं करती थी। हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर लूट उन्हें सहन नहीं थी। भेदभाव वो नहीं करती थी। स्पॉट बॉय के सबके नाम उन्हें याद थे और वह उनको उनके नाम से ही बुलाती थी। उन्होंने पूछा भी, किसी ने कि आपको, गुलजार साहब ने पूछा था कि आपको इतने नाम कैसे याद रहते हैं। बोले, जब मैं फ़िल्म के इतने लंबे लंबे डायलॉग याद कर लेती हूँ तो छोटे छोटे नाम याद रखने में क्या मुश्किल है। उनकी सबसे अंतरंग सहेली थी नरगिस दत्त। जी हाँ, नरगिस दत्त सुनील दत्त की पत्नी। और मीना ने नरगिस से कहा था, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। कमाल साहब के सेक्रेटरी की ये मजाल कि वह मुझ पर हाथ उठाएं, बस मैंने अब फैसला कर दिया है कि मैं अब कमाल साहब के पास नहीं जाऊंगी। फिर उसने शराब को गले लगाया। नरगिस कहती हैं कि उन्होंने शराब को गले लगा लिया, यानी पति पदधारी पुरुष के लिए वह सीधे धरा पर उतर आए। शराब की अधिकता ने मीना का जिगर खराब कर दिया और 31 मार्च 1982 के दिन इसी शराब ने उनकी जान ले ली। पर हम इस तरह से सीधे अंत पे नहीं आ रहे हैं, आप ये मत समझिए। हम उनके छोटे छोटे चीज़ें आपको बता रहे हैं। मीना कुमारी सिर्फ मशहूर अभिनेत्री होती तो शायद उनके अतीत को समेटा जा सकता था, पर वो तो असीम भावुक और शायरा भी थी। मुंबई के दादर स्थित रूपतारा स्टूडियो के सामने चाली में अली बख्श और प्रभावती, इकबाल की दूसरी संतान के रूप में महजबीन का जन्म हुआ। दौलत के भूखे पिता ने 4 साल की नन्ही सी महजबीन को निर्देशक विजय भट्ट के सामने बाल कलाकार के रूप में भेजने की पेशकश की। फिल्म लेदर फेस में बेजान कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। उनके चेहरे पर एक नकली नकाब डाल दिया गया। भूख मिटाने के लिए वह नाजुक उम्र में दौलत दरख्शां बन गई। जैसे ही जवानी ने उनकी 14 साल की हुई तो कम से उम्र में ही उन्हें अभिनेत्री बना दिया गया। अपने वैवाहिक जीवन के 2 वर्ष को वो जन्नत कहती थी। जब इनका तलाक हो गया तो कहते हैं ऐसा कि बाद में कमाल साहब ने मीना जी का निकाह अपने सेक्रेटरी से करवाया और तलाक दिलवाकर फिर निकाह किया। बहरहाल कमाल साहब तो खुद भी मशहूर फिल्मकार थे। कड़वाहट आई, इतनी कड़वाहट आई रिश्तों में कि सुनने में आया कि कमाल साहब मीना जी को डंडों से पीटते थे। अश्क उनके गालों पर तैरता था। यदि देखा जाए कि पत्नी की शोहरत से पति को चिढ़ थी। अमरोही साहब का नाम तो था पर मीना जी के नाम के नीचे था थोड़ा, और शौहर से प्यार की भूखी मीना जी ने प्यार बाहर तलाशना शुरू कर दिया। गुलजार को वह सबसे ज़हीन मानती थी
इसलिए वे अपनी निजी डायरी और अपने अमानत के तौर पर सौंप गई हैं। मीना जी भावनात्मक रूप से धर्मेंद्र से कुछ इस कदर जुड़ी कि उनके रिश्ते की खैरियत भारत के राष्ट्रपति भी पूछते थे। मशहूर छायाकार राम औरंगाबाद कर लेखक मित्र के साथ नेहरू जी ने मूर्ति लगवाने के सिलसिले में एक बार राष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिलने गई तो उन्होंने पहला सवाल किया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? यही नहीं, जब उनके करीबियों ने उनसे कहा कि जिस व्यक्ति यानी धर्मेंद्र की मदद के लिए आप जान कुर्बान करने को तैयार हैं, वही बगैर मतलब कि आपकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करता, मीना जी मुस्कुराईं। धर्म के साथ फिल्में साइन करने से धर्म के कैरियर पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मीरा नाम निर्माताओं से उसका कैरियर खरीद सकता है। वाकई फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र का कैरियर संवार दिया। मैं इसलिए मदद करती हूँ कि मेरे दिल को सुकून मिलता है, मीना जी कहती है। कुदरत ने मीना जी को के दिल को आंखें तो दी थी मगर नज़र को सुबह नहीं दी थी। धर्मेंद्र सही पर न्यू कमर्स के लिए वह हम ख्याल थी। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसके गिरते डगमगाते कदम को कि वो उंगली थाम लेती थी। मीना जी को माल जर ज़मीन और जागीर की कतई परवाह नहीं थी। प्यार इंसान के जिस्म की रूह है। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक आम इंसान बगैर रूह व जिस्म कैसे और कब तक जिंदा रह सकता है। अगर कोई रह सकने का दावा भी कर सकता है तो मैं कहूँगी वह अपनी लाश को रेशमी लिबास पहनाकर जीने के भरम के साथ जी रहा है। कितनी गहरी बात कही। एक बार वे तन्हा हो गईं और फिर मरते दम तक रहें। आखिरी सांस तक में उनके धर्मेंद्र की महक थी। जैसे शाम का डूबा हुआ सूरज सुबह फिर नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही मेरा धर्म वापस आएगा। लेकिन मीना जी का धर्म कभी वापस नहीं आया। यह एक झूठ साबित हुआ। छोटी बहू के किरदार में साहिब बीबी गुलाम में एक बार जो उन्होंने मय का सहारा लिया, प्याला पकड़ा तो ताउम्र उनका सहारा बन गया। जहाँ तक धर्मेंद्र से उनके संबंधों की बात है तो मीना एक स्टार थी और धर्मेंद्र एक उभरता हुआ सितारा। मीना धर्म के लिए कमज़ोर हुई और धर्म कामयाबी के लिए कमज़ोर साबित हुआ, जैसा कि अन्य लोगों ने किया। असल में मीना जी वो कटी पतंग थी जिसे हर कोई लूटना चाहता था। गुलजार साहब ने मीना जी की भावनाओं की पूरी इज्जत की। उन्होंने उनकी नज़्म, गज़ल, कविता और शेर को किताब का एक कलेवर दिया और ख़ुद लिखा, जिसमें लिखा है कि शहतूत के डाल पे बैठी मीना बुनती है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है, एक एक सांस बजाकर सुनती है सौदायन, अपने तन पर लिपटाती जाती है अपने ही धागों की कैदी। रेशम की ये कैदी शायद एक दिन अपने ही धागों में घुट कर मर जाएगी। मीना जी के मरने के बाद लेखक कहते हैं कि मैंने कमाल साहब को बहुत पत्र डाले कि मुझे फ़ोटो चाहिए। उन्होंने मीना जी की 3 सुंदर फ़ोटो भेजे थे और मैंने फिर उनको लौटा के कहा इस पर उनके हस्ताक्षर और मोहर लगाएं। उन्होंने दे दिया था। फिर मैंने गुलजार जी को भी पत्र लिखे, उन्होंने भी उनका एक खूबसूरत फ़ोटो भेजा था। मैंने गुलजार जी के द्वारा प्रकाशित मीना जी की वो डायरी भी खरीदी थी और मुझे मीना जी का एक फ़ोटो भी मिला था। और मुझे उनका सबसे अच्छा शेर ये लगता है, लेखक कहते हैं अब तो पत्थर के सनम पूजेंगे ताकि घबरा कर टकरा भी सकें और मर भी सकें। फिर एंड में जो मीना जी से उन्होंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो नहीं हो पाई थी, पर एक उनकी चाहने वाली थी, उन्होंने कहा कि मीना जी के मरने के बाद मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की और सब जगह मैं मीना जी का फ़ोटो अपने साथ ले गई। उनकी नानी प्रभावती इकबाल बानो का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर के ख़ानदान से था। और आप शरद बाबू की एक यादगार फिल्म थी, मतलब नॉवेल था परिणीता, उस पर भी फिल्म बनी थी, उसमें बेहतरीन अभिनय किया था। शारदा राज कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म थी। यूँ कई तत्व थे जो आहिस्ता आहिस्ता मीना को मौत की तरफ धकेलते रहे। ऐसा लगता था कि वो जो है सिर्फ मौत का इंतज़ार करने के लिए ही पैदा हुई। हास्य कलाकार महमूद आखिरी मुखौटा हटाकर ये कबूल करते हैं कि हम धोखेबाज हैं, लेकिन सच मानिए कि सगी बहन की तरह या सगी भाभी की तरह हम आपको चाहते हैं। आखिर में डायरेक्टर की हैसियत से गुलजार साहब कहते हैं कि उनकी आखिरी फिल्म की थी उन्होंने मेरे अपने।
उस दौरान मैं देखा करता था कि जिस वक्त सेट पर बैठी बात कर रही किसी और से, किसी से खेल रही हैं, गुड़िया से खेलती थी, लड़कियों से बातें करती थी और बाकायदा बीच बीच में डायरी लिखती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब डायरी वो नहीं लिखती थी। छोटी छोटी सी पॉकेट डायरी रखती थी और पर्स में, और दिन में 50 बार वो लिखती थी। गुलजार साहब ने उनसे पूछा भी, ये कैसी डायरी है जो आप दिन भर लिखा करती हैं? बोले, नहीं, मैं कोई आत्मकथा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ यह है कि कोई लम्हा छू जाता है, कोई बात जहन में आती है तो उसे सिर्फ कह लेती हूँ, उसी वक्त लिख देती हूँ। मेरे पास है इस छोटी छोटी डायरियाँ। गुलजार साहब कह रहे हैं इस साल किताबी शक्ल में उन्हें छपवा सकूं, और आज उनकी नज़में छप कर आ चुकी हैं। अब डायरी की शुरुआत है। गुलजार साहब ने उनसे पूछा कि मुझे ही क्यों चुना? यह जो एक्टिंग में करती हूँ उसमें कमी है। ये फ़न, ये आर्ट मुझ में नहीं जन्मा। ख्याल दूसरे का, किरदार दूसरे का, स्क्रिप्ट दूसरे की, डायरेक्शन दूसरे का, मेरे अंदर से जन्मा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैं लिखती हूँ, यह जो मैं कहना चाहती हूँ। आखिरी दिनों के डायरी के पन्नों में उन्होंने लिखा कि मैंने घर के लोगों को आपस में बात करते सुना है कि अगले चंद रोज़ मुझ पर भारी हैं, तो क्या मेरी निजात का वक्त आ पहुंचा? उनकी 1953 में एक विस्मरणीय फिल्म आई थी, श्रेष्ठ फिल्म दायरा, जिसमें एक रुग्ण वृद्ध की युवा पत्नी को अंतरकथा कहने का मौका मिला था। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही खुद बताते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अशोक कुमार ने मीना की ओर इशारा कर ध्यान आकर्षित किया था। उसकी ओर देखते ही मुझे लगा कि वह मेरी फिल्म दायरा की नायिका के बिल्कुल उपयुक्त साबित होंगी। कमाल अमरोही ये भी बताते हैं कि मीना जी को बासी रोटी बहुत पसंद थी और एक दिन नौकर रोटी रखना भूल गया तो बच्चों की तरह रोई थी। वह बीमार थी, खून की कमी की शिकार थी। डॉक्टर ने उन्हें थोड़ी सी ब्रांडी पीने की इजाज़त दी थी, लेकिन वो ब्रांडी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिकदार बढ़ती चली गई। जिस तरह से कि उनको बच्चों की कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था, और वो कहानियाँ सुनती चली गई और फिल्मों में आ गई। कोई अगर मुझसे पूछे, वो कहती हैं कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं कहती हूँ मुझे मौत पसंद है। मुझे झगड़ा ना पसंद है, मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती, ना शोर ना दंगा। भीड़ में भी मैं घंटों अपने आप के साथ रह सकती हूँ। वह रोज़ाना 50 पान चबाती थी और हर पान के बाद ढेर सारा पानी पीती थी जिसमें बर्फ़ के टुकड़े होते थे। मेरा अगर अंदाज़ सही है तो दिन भर में 1 बाल्टी पानी वो पी जाती थी और उतनी ही बर्फ़ खाती थी। यदि अच्छी संगत नहीं हुई तो कोने में बैठकर सौंफ या सुपारी चबाती रहती थी और पानी पीती रहती थी। अगर आप मीना कुमारी को डराना चाहते थे तो आप उनको एक बिल्ली उनके सामने ले आइए, वो डर जाती। जिस वक्त ये किताब लिखी गई और उस वक्त वो ज़िंदा होती तो लेखक कहते हैं तो वो 70 बरस की होती। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, लेखक कहते हैं कि आप तो पत्रकार व लेखक है, क्या ऐसा नहीं लगता ज़िंदगी में हम जो बाहर से हैं वह फिल्म शूटिंग की तरह है, हमें वही करना होता है जो लोग चाहते हैं, और तो हम वह नहीं रहते जो हम हैं। आँखों की नदी उनकी और गहरी हो गई थी और मैं उस था को पाने के लिए छटपटाता रहा हूँ, पर मिला क्या? एक खालीपन। और था मिलती है महज़बीन से मीना कुमारी बनने तक की कहानी। बहुत से अखबार और पत्रिकाएं लिखते हैं कि आप बहुत पीती हैं। नरमाई के साथ मैं पूछता हूँ। मीना मुस्कुराती है। मुस्कान जो थोड़ी थी वो असामान्य थी। बोले, लिखने पर पाबंदी नहीं है, पाबंदी है सिर्फ जीने पर। मेरा मतलब है आपको उसी तरह जीना चाहिए जिस तरह लोग आपको डायरेक्ट करें। बातचीत की वह शाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। मीना कुमारी में मधुरता और तल्खी एक साथ समाई हुई थी। उबती सी जिंदगी से बैजू बावरा की अल्हड़ प्रेमल नायिका, परिणता के स्निग्ध शांत बंगाली किशोरी, साहब बीवी गुलाम की सामंती अत्याचार, रूढ़िवादी परंपरा की निष्ठुर यातनाएं झेलती बहू। मीना कुमारी ने पति से अलग होकर क्रमशः अपने बारी बारी से अपने रिश्तेदारों के शरण ली। वहाँ उन्हें कटु अनुभव हुए। उन्हें बच्चों से प्यार बहुत था। उन्होंने अनाथ आश्रम के कई बच्चों को गोद ले रखा था और उनकी देखभाल का भार भी उनके पास था। मैंने बड़े बेतरतीब तरीके से आपको मीना कुमारी के कुछ किस्से आज बताए, कुछ सुनाए, कुछ लोगों की राय भी दी। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिन्होंने मीना कुमारी के बारे में अपना दिल खोला था और अपने दिल की बातें बताई थी, और वो साहस उनमें जब पैदा हुआ जब मीना जी चली गई थी। तो मैं उन लोगों की बातें भी आपको बताऊंगी और उनकी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी दर्दनाक और इतनी भावुक है
क्योंकि हम 20-22 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं सुन सकते। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतने में समेट के आपको उनकी कहानी को सुनाऊँ, क्योंकि ये वाकई उनकी ज़िंदगी एक कहानी और फिल्म की तरह है। तो अगले हम पार्ट में देखेंगे वीणा कुमारी की कहानी।